यूपी सरकार ने खानपान और सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादों को अवैध ढंग से हलाल सर्टिफिकेट देने के कारोबार पर शिकंजा कसने की तैयारी कर ली है। इस मामले में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज की गई है, जिसकी शिकायत शैलेंद्र कुमार शर्मा नाम के व्यक्ति ने की थी। हलाल का मतलब इस्लामी कानून के तहत बने उत्पाद हैं जिसका मुस्लिम समुदाय के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट दे रही हैं उनके पास इसका कानूनी अधिकार नहीं है और इसी आरोप के तहत ये केस दर्ज कराया गया। इनको कोई कानूनी मान्यता सरकार से नहीं है कि किसी प्रकार के किसी प्रोडक्ट को सर्टिफाई ये करें, और जब कानूनी मान्यता नहीं तो कहीं ना कहीं हर हाल में ये अवैध है। जो चीजें अवैध हैं तो कैसे इस देश में उनकी मान्यता होगी। हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर हो रहे फर्जीवाड़े पर सीएम योगी ने भी संज्ञान लिया, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि यूपी में ऐसे प्रोडक्ट्स की बिक्री पर बैन लग सकता है। बताया जा रहा है कि यूपी में कुछ कंपनियां हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पर गोरख धंधा कर रही हैं और इसमें डेयरी, कपड़ा, चीनी, नमकीन, मसाले और साबुन को भी हलाल सर्टिफाइड कराया जा रहा है। यह भी आरोप है कि हलाल सर्टिफिकेट के नाम पर इकट्ठा हो रही अवैध कमाई से आतंकवादी संगठनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों की फंडिंग की जा रही है। साथ ही मजहब की आड़ में धर्म विशेष को भड़काने की कोशिश भी की गई, जिस पर सीएम योगी के आदेश पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए। हजरतगंज थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों के नाम हैं, साथ ही उन संस्थाओं के भी नाम हैं जो हलाल सर्टिफिकेशन जारी करते हैं। इनमें चेन्नई की हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली की जमीयत उलेमाए हिंद ट्रस्ट, मुंबई की हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र की जमीयत उलेमा सहित 4 अन्य पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। जब पकड़े जाते हैं देश में, उनको छुड़ाने पे पैसा खर्चा होता है, तो ये ऐसा जिहाद है। हलाल ट्रस्ट जो हलाल सर्टिफिकेट है, तो उसको लेकर के हिंदू महासभा की मांग है, इन पर सख्त से सख्त बड़ी कार्रवाई की जाए। हिंदू संगठनों ने इससे अब तक हुई कमाई की जांच की भी मांग की है। हलाल सर्टिफिकेट के जरिए इस्लामिक देशों में उत्पादों का निर्यात आसान हो जाता है, क्योंकि कई इस्लामिक देशों में सिर्फ हलाल उत्पाद की ही अनुमति है, जिसकी वजह से इस्लामी कानूनों के तहत सर्टिफिकेट दिया जाता है। लेकिन भारत में जो संस्थाएं इसका सर्टिफिकेट जारी कर रही हैं, उनके पास इसका कानूनी अधिकार नहीं है और इसी वजह से इसे आपराधिक गतिविधि मानते हुए केस दर्ज कराया गया। दिल्ली में जमीयत के जिस दफ्तर से इसका प्रमाण पत्र जारी होता है, वहां इस मामले पर कोई भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। कंपनी जो दिल्ली स्थित जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट के नाम से है और जमीयत उलेमाए हिंद का जो केंद्रीय कार्यालय है वहीं पर ही इस हलाल ट्रस्ट कंपनी का ऑफिस है। बहरहाल हम इसी ऑफिस के बाहर खड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से योगी सरकार ने इस पर एक्शन दिखाया है, एक बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने में आ सकती है। बड़ी बात यह है कि तेल, साबुन, टूथपेस्ट, मधु जैसे शाकाहारी उत्पादों पर भी प्रमाण पत्र दिया जा रहा था, जिसकी जरूरत नहीं होती। इस पूरे मामले को समझने के लिए हलाल शब्द को समझना जरूरी है। हलाल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है जायज। इसका मतलब जिस पर पाबंदी ना हो उसे हलाल कहा जाता है। हलाल सर्टिफाइड का मतलब है कि खाने वाला प्रोडक्ट शुद्ध है और इस्लामी कानून के मुताबिक तैयार किया गया है। उस उत्पाद को हलाल सर्टिफाइड नहीं माना जा सकता जिसमें हराम सामग्री जैसे मरे या अवैध जानवर जैसे सुअर का कोई हिस्सा या अल्कोहल शामिल हो। आमतौर पर शाकाहारी उत्पाद में मांस या मीट शामिल नहीं होता। इसके बावजूद भी सभी शाकाहारी प्रोडक्ट को हलाल नहीं माना जाता। उदाहरण के लिए कुछ शाकाहारी मिठाइयों में अल्कोहलिक तत्व हो सकते हैं, इसलिए उन्हें हलाल की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, भले ही पहले से वो वेज सर्टिफाइड क्यों ना हो। खाने या दूसरी चीजों में मिलाए जाने वाले कुछ प्रिजर्वेटिव ऐसे होते हैं जिनमें जानवरों की चर्बी या दूसरे अंगों का इस्तेमाल होता है, उन्हें भी हलाल नहीं माना जाता है। टूथपेस्ट, माउथ वॉश या साबुन में कुछ ऐसे वेजिटेबल ग्लिसरीन भी मिलाए जाते हैं जो जानवरों की चर्बी से बनते हैं। ऐसे उत्पादों को हलाल सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। ज्यादातर इस्लामिक देशों में सिर्फ हलाल उत्पाद को बेचने की अनुमति है, इसलिए हलाल सर्टिफिकेट मिलने के बाद इस्लामिक देशों में उत्पादों का निर्यात आसान होता है। हलाल उत्पाद वैश्विक खाद्य बाजार का लगभग 19% है। अरब देशों में एक मजिस्ट्रेट हलाल सर्टिफिकेशन देता है। भारत में कोई कानूनी या सरकारी अथॉरिटी नहीं है जो हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हो। भारत में कुछ निजी धार्मिक संस्थाएं हैं जो कि हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं, जैसे जमीयत उलमाए महाराष्ट्र, जमीयत उलमाए हिंद, हलाल ट्रस्ट, हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं। यही वजह रही है कि इसे आर्थिक लाभ लेने के लिए अवैध कारोबार माना गया। इस बीच मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों ने इसे जरूरी बताते हुए दावा किया कि सर्टिफिकेट से चीजें हलाल हैं या हराम ये पता चलता है, जो मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों के लिए जरूरी है। मौलाना सूफियान निजामी ने दावा किया कि किन चीजों का इस्तेमाल मुस्लिम समाज करे, इसकी जानकारी सर्टिफिकेट से मिलती है। या जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हलाल है या हराम है, इन तमाम चीजों की मालूमात हमें इस्लाम के नुक्ते नजर से होनी चाहिए और इसी बुनियाद पर जो अहले इल्म है, उलमा है, वो हलाल सर्टिफिकेशन फराहम करते हैं।
कि मुसलमानों को इन चीज़ों को खाना है, इन चीज़ों को इस्तेमाल करना है और इन चीज़ों को नहीं खाना है। इस बीच यूपी सरकार ने कड़ी कार्रवाई का दावा किया। इतने माफिया हैं, दहशतगर्द हैं, अपराधी हैं और इस तरीके के धोखाधड़ी करने वाले लोगों को खिलाफ कार्रवाई होगी। माना जा रहा है कि यूपी में ऐसे संगठनों पर जल्द प्रतिबंध लग सकता है। इस बीच हलाल सर्टिफिकेशन मामले पर सियासत भी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि इस मुद्दे को लेकर बीजेपी की सरकार यूपी में एक बार फिर धर्म की राजनीति करेगी। साथ ही हलाल सर्टिफिकेशन के जरिए जो अवैध कारोबार अब तक यूपी में चल रहा था, उसे रोक पाने में भी योगी सरकार नाकाम रही। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नाक के नीचे अगर इस तरीके के धंधे चल रहे हैं, मिलावटी सामान के धंधे चल रहे हैं, फर्जी सर्टिफिकेट के धंधे चल रहे हैं, तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार पर बड़ा सवालिया निशान है। आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया और दावा किया कि जांच के आधार पर कड़ी कार्रवाई होगी। एफआईआर के आधार पर इसकी जांच होगी कि कौन लोग हैं और किस मंशा के साथ ये हलाल सर्टिफिकेट देने का प्रयास कर रहे थे। क्या इसके पीछे किसी प्रकार का सांप्रदायिक विभाजन उत्पन्न करना है, क्या लोगों की भावनाएं भड़काने का प्रयास है, ये सारी बातें जांच में आएंगी। दावा किया गया कि इसमें राष्ट्र विरोधी साजिश की भी जांच की जाएगी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव संपन्न होने के बाद बीजेपी का पूरा फोकस राजस्थान में है। पार्टी नेताओं को जीत का मंत्र देने के लिए पीएम मोदी भरतपुर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की और रैली को भी संबोधित किया। क्योंकि राजस्थान चुनाव में सिर्फ एक हफ्ते का समय बचा है और यहां 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, इसलिए पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने और जनता के बीच माहौल बनाने के लिए पीएम मोदी ने भरतपुर में विजय संकल्प रैली को संबोधित किया और पिछले कुछ महीनों में हिंदू त्योहारों पर हुए दंगों का मुद्दा उठाकर कांग्रेस को घेरा। होली हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, कोई भी त्योहार आप लोग शांति से नहीं मना पाए। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि जब से यहां कांग्रेस की सरकार आई है, प्रदेश में सिर्फ दंगे, पत्थरबाजी और कर्फ्यू ही देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां तक कह दिया कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां दंगे फसाद होना आम बात है और दंगों के लिए उन्होंने कांग्रेस की तुष्टीकरण वाली राजनीति को जिम्मेदार माना और साफ तौर पर कहा कि तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस किसी भी हद तक जा सकती है, चाहे इसमें आपका जीवन तक दांव पर क्यों न लगाना पड़े। पीएम मोदी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जादूगर बताया। साथ ही साथ महिलाओं पर अत्याचार और जनता से वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए दावा किया कि इस बार उनका जादू नहीं चलेगा। कुछ लोग यहाँ खुद को जादूगर कहते हैं। अब उन्हें आज राजस्थान की जनता कह रही है 3 दिसंबर कांग्रेस छू मंतर। क्योंकि भरतपुर जाट आबादी वाला इलाका है और यहाँ सबसे ज्यादा जाट वोटर्स हैं, इसके बाद ब्राह्मण और फिर वैश्य समाज का दबदबा है, इसलिए बीजेपी भी जानती है कि अगर जाट समाज को साथ लिया तो उसे यहाँ ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। और भरतपुर में जीत का शंखनाद करने के बाद पीएम मोदी ने राजस्थान के नागौर जिले में भी हुंकार भरी। उन्होंने एक तरफ जहां कांग्रेस को घेरा, वहीं भगवान का आशीर्वाद लेना भी नहीं भूले। और नागौर में पीएम मोदी ने जाट समाज के लोक देवता तेजा जी के मंदिर में पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लेने के बाद जब विजय संकल्प रैली को संबोधित करने पहुंचे तो उन्होंने राजस्थान की बदहाली के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। मुख्यमंत्री का अपना बेटा ये लिखकर देने को तैयार है कि पापा की सरकार इस बार नहीं आने वाली। पीएम मोदी नागौर में बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा सहित जिले के 10 विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे और विजय संकल्प रैली के मंच से ऐलान किया कि मारवाड़ की जनता इस चुनाव में कांग्रेस को हटाकर ही दम लेगी। वहीं नागौर में पीएम मोदी ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच चल रही गुटबाजी को लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि हाथ मिलने की सेंचुरी हो गई, लेकिन अभी तक हाथ मिल नहीं पाए। मुख्यमंत्री और उनके जो दूसरे मुख्यमंत्री बनने के बेचारे इंतजार कर रहे हैं और बड़े बड़े दिल्ली से नेता आते हैं, कैमरा वालों को खड़ा करते हैं, फिर दोनों से हाथ मिलवाते हैं। इनका भी हाथ मिलन की सेंचुरी हो गई 5 साल में, लेकिन मिलाप नहीं हुआ। एक बार फिर से बात करते हैं चुनाव की। सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी राजस्थान में ताबड़तोड़ रैलियां की हैं और सियासी माहौल को गर्मा दिया। जालौर में चुनावी रैली करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुले मंच से कांग्रेस को अपने अंदाज में चुनौती दी।
और विधानसभा चुनाव को भविष्य बदलने वाला चुनाव बताया। उन्होंने हाल में हुई सांप्रदायिक घटनाओं का जिक्र किए बिना ही साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि राजस्थान में अब बदलाव का समय आ गया है। राजस्थान पिछले 5 वर्ष में जो झेला है, भाइयों बहनों, उसका अब बदला लेने का चुनाव भी है। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं का जिक्र करते हुए भी उन्होंने मोदी सरकार के कामकाज गिनाए और दावा किया कि कश्मीर में अब कोई निर्दोष नहीं मारा जाता और अगर कोई आतंकी घटना होती है तो आतंकी और उसकी आका को मार गिराया जाता है। वहीं राजस्थान की टोंक विधानसभा सीट पर एक अजब गजब वाकया देखने को मिला। जिस वक्त सचिन पायलट कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे थे, उसी समय 3 साल की एक बच्ची ने सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगा दिए। इसे सुनकर सचिन पायलट भी गदगद हो गए। पायलट ने नारे सुनते ही 3 साल की बच्ची वैदेही जोशी को अपने पास बुला लिया और फिर बच्ची को दुलारते नजर आए। सचिन पायलट ने जब बच्ची से पूछा कि बेटा कौन जीतेगा, तो बच्ची ने तोतली आवाज में तपाक से उनका नाम लिया, जिसके बाद सचिन पायलट का जोश और हाई हो गया और वहां मौजूद कांग्रेस नेता भी खिलखिला पड़े। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में डोर टू डोर अभियान में हिस्सा लिया। लोगों के घर घर जाकर पार्टी के लिए वोट डालने की अपील की। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने भोपाल में अपने आवास पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अपना जन्मदिन मनाया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने गुलदस्ता भेंट कर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे पर मुंबई में FIR दर्ज की गई। आरोप है कि उन्होंने बिना इजाजत लोअर परेल ब्रिज का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में वर्ष 2047 में एरोस्पेस और विमानन विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की। खड़गे ने शुक्रवार को तेलंगाना में कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी करने के बाद पीएम मोदी के पिता को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। और घोषणा पत्र जारी करने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब रैली को संबोधित करने आए तो उन्होंने पीएम मोदी को झूठा कहा। यहां तक तो ठीक था, लेकिन बवाल तब बढ़ा जब उन्होंने निशाना साधते साधते पीएम मोदी के पिता का नाम भी जोड़ दिया। मोदी झूठ है, हम बोले तो आप चंद लोग उनके गुस्से में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर को ऐसा बोले। अरे प्राइम मिनिस्टर का एक तरफ, प्राइम मिनिस्टर का बाप यहाँ बैठा, उन्हें भी झूठ। मल्लिकार्जुन खड़गे का इशारा तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव की तरफ था, लेकिन उनका लहजा और तंज कसने का तरीका न तो बीजेपी को पसंद आया और न ही तेलंगाना और देश की जनता को। यूपी एटीएस ने ISIS के आरोपी आतंकी वजीहुद्दीन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। यूपी एटीएस के मुताबिक आरोपी वजीहुद्दीन सामू यानी स्टूडेंट्स ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नाम का संगठन टेलीग्राम ऐप पर चला रहा था। आरोप है कि वजीहुद्दीन यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रहने वाले छात्रों को शरिया कानून की स्थापना की मुहिम में शामिल होने के लिए उकसाता था। यूपी के झांसी में यूपी एसटीएफ ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश राशिद कालिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। राशिद पर हत्या, लूट, डकैती के 2 दर्जन से ज्यादा केस दर्ज थे। झारखंड के गिरिडीह में एक गाड़ी सड़क किनारे पेड़ से जा टकराई, जिसकी वजह से 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। दिल्ली में प्रदूषण लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। आज दिल्ली का औसत AQI 398 दर्ज किया गया। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय के मुताबिक थोड़ी हवा चलने की वजह से AQI कल के मुकाबले कम हुआ। देश में कोरोना के बाद एक बार फिर मेडिकल टूरिज्म ने रफ्तार पकड़ ली है। साल 2021 में जितने विदेशी मरीज आए थे, उसके मुकाबले इस साल सिर्फ 9 महीनों में 49% से ज्यादा मरीज विदेशों से इलाज कराने भारत आए हैं। पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक कोविड महामारी से पहले भारत में इलाज के लिए विदेशी मरीजों की संख्या 6,97,453 थी। साल 2020 में कोविड के चलते इनकी संख्या घटकर 1,82,945 रह गई, लेकिन इस साल सितंबर तक विदेशी मरीजों की संख्या 4,53,475 हो गई है। देश में चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 156 देशों के नागरिकों को ई-मेडिकल वीजा देना शुरू किया है। बेहतर हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, मेडिकल एक्सपर्ट्स और किफायती इलाज की वजह से विदेशी मरीज बड़े पैमाने पर भारत आते हैं और यहां पर इलाज कराते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्रिकेट में सियासत को शामिल कर दिया। ममता ने टीम इंडिया को प्रैक्टिस के लिए दी गई भगवा रंग की जर्सी पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि हर चीज को भगवा करने की कोशिश की जा रही है, जो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। ममता बनर्जी कोलकाता में जगधात्री पूजा के एक कार्यक्रम में शामिल हुई थी, जहां उन्होंने टीम इंडिया की भगवा रंग की प्रैक्टिस जर्सी पर सवाल उठाते हुए इशारों में बीजेपी को घेरने की कोशिश की। I believe they will be the champion of the World Cup champion.
उसको भी और गेरुआ बना दिया। उसको ड्रेस जब प्रैक्टिस करते हैं गेरुआ बना दिया। ममता बनर्जी यही नहीं रुकी, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि मेट्रो स्टेशन के कलर को भी भगवा रंग का कर दिया गया, जो बिल्कुल भी कबूल नहीं है। कभी देखा मेट्रो रेल स्टेशन बनाता है पूरा गेरुआ कलर लगा दिया। ये क्या चीज है? वो खाने का चीज नहीं है, दिखाने का चीज। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी नेताओं पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो सिर्फ विज्ञापन से ही कुछ पा सकते हैं और चुनाव के दौरान दंगे कराते हैं। ममता बनर्जी ने टीम इंडिया की प्रैक्टिस जर्सी के रंग पर सवाल उठाए तो इस पर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी ने ममता को उनके बयान पर घेर लिया और सवाल पूछा कि क्या वो तिरंगे का रंग भी बदलेंगी, जिसमें भगवा रंग सबसे ऊपर है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बंगाल में वोट के लिए ममता सियासी बयानबाजी कर रही हैं, लेकिन इसमें क्रिकेट को बदनाम नहीं करना चाहिए। उनको भी बंगाल के अंदर जो वोटें चाहिए हैं उसको चलकर उनका सोच है कि मैं कम से कम इस तरह के माहौल बनाऊं कि मेरा ये मैसेज आए कि मैं देश के भगवा के खिलाफ बोल रही हूं, चाहे उसमें क्रिकेट की टीम ही को क्यों ना बदनाम करना हो। ममता बनर्जी के इस बयान पर साधु संतों ने भी कड़ी नाराजगी जताई। परचम लहराने के लिए जब उनको भगवा रंग दिया गया है, उस पर किसी प्रकार का अगर कोई तुष्टीकरण की राजनीति करता है तो वह निंदनीय है, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। संतों ने भगवा को सनातन का प्रतीक बताते हुए ममता को इस पर सियासत न करने की नसीहत भी दी। वर्ल्ड कप फाइनल का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। रविवार यानी 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी रहेंगी। वर्ल्ड क्रिकेट की 2 बेस्ट टीमें वनडे वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल खेलने यहां पर उतरेंगी। रोहित शर्मा और पैट कमिंस की कप्तानी में पहली बार भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम फाइनल में पहुंची है और वर्ल्ड चैंपियन बनने से सिर्फ एक ही जीत दूर है। इस मैच में दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर होने की पूरी उम्मीद है और जो टीम इस फाइनल में दबाव को ज्यादा अच्छे से झेलने में सक्षम होगी, जीत उसका माथा चूम सकती है। हालांकि इस मैच में टॉस की भूमिका भी अहम रहने वाली है। इस मैच में जो भी टीम टॉस जीतेगी उसके लिए बल्लेबाजी करना फायदेमंद रहने वाला है। इसके पीछे कई वजहें हैं। दरअसल यहाँ के पिच समय के साथ धीमी होती चली जाएगी, जहाँ बाद में बल्लेबाजी करना मुश्किल हो जाएगा। अहमदाबाद के पिच क्यूरेटर ने भी पीटीआई से बात करते हुए साफ तौर पर कहा कि पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने अगर 315 रन बना लिए तो वो इस स्कोर को डिफेंड कर सकते हैं। कमिंस ने याद दिलाया कि उनके कितने खिलाड़ी कभी न कभी वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा पर कमिंस की माइंड गेम का कोई असर होता नजर नहीं आया। उन्होंने कहा कि वो तय प्लान के हिसाब से चल रहे हैं और वही प्लान फाइनल में भी लागू होगा। फाइनल मुकाबले के लिए भारतीय टीम में किसी भी तरह के बदलाव की कोई उम्मीद नहीं है और भारतीय फैंस टीम इंडिया को तीसरी बार वर्ल्ड चैंपियन बनते देख सकते हैं। वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर दोनों टीमें अपनी अपनी रणनीतियों को अमली जामा पहनाने को तैयार हैं, तो वहीं दोनों टीमों के कप्तान इस सबसे बड़े मैच से पहले एक साथ नजर आए। दरअसल भारत के कप्तान रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस ने फोटोशूट करवाया। दोनों कप्तान पाटन स्थित वर्ल्ड हेरिटेज बावड़ी रानी की बाव पहुंचे। यहां दोनों कप्तान रोहित शर्मा और पैट कमिंस ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी के साथ अलग अलग पोज में तस्वीरें खिंचवाई। इससे पहले शनिवार को भारतीय टीम के कप्तान अगाशिया होटल में डिनर के लिए पहुंचे, जबकि शनिवार की सुबह ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस ने अहमदाबाद की पिच का मुआयना किया। इस दौरान वो पिच क्यूरेटर से बातचीत करते और पिच की फोटो खींचते भी नजर आए। कल अहमदाबाद में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल और साल 2003 में हुए क्रिकेट वर्ल्ड कप और 2023 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में 5 अद्भुत संयोग देखने को मिल रहा है। साल 2003 में दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फाइनल हुआ था। संयोग देखिए, उस फाइनल में पहुंचने से पहले चैंपियन बनी ऑस्ट्रेलियाई टीम ने लगातार 10 मैचेस जीते थे और इस बार भारत भी अपने सभी मैचेस जीतकर अब तक अजेय है। दूसरा संयोग, तब भारत ऑस्ट्रेलिया से ग्रुप मुकाबला हारा था। इस बार ऑस्ट्रेलिया को टीम इंडिया ने ग्रुप मुकाबले में शिकस्त दी है। तीसरा संयोग, साल 2003 में फाइनल से पहले भारत लगातार 8 मैच जीता था। इस बार ऑस्ट्रेलिया भी शुरुआती मैच गंवाने के बाद 8 मैच जीत करके यहां तक पहुंची है। 2003 के वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर ने सबसे ज्यादा रन बनाए थे और इस वर्ल्ड कप में कोहली अब तक 711 रन बनाकर टॉप पर हैं। 2003 के वर्ल्ड कप में राहुल द्रविड़ पार्ट टाइम विकेट कीपर थे और इस वर्ल्ड कप फाइनल में केएल राहुल पार्ट टाइम विकेट कीपर हैं। वहीं फाइनल मुकाबले से पहले ही अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम के बाहर क्रिकेट फैंस का हुजूम नजर आया। भारत के क्रिकेट प्रशंसक रोहित एंड आर्मी को जीत की बधाई देते दिखे और इस जीत को लेकर के निश्चिंत नजर आए और उन्होंने टीम इंडिया को फाइनल से पहले शुभकामनाएं देने के साथ कहा कि भारत इस बार ऑस्ट्रेलिया से बदला लेकर रहेगा। जो दौर शुरू हुआ था, ये तो नॉन स्टॉप दौर चल रहा है और ये तो बदला का दौर है और ये बदला लेंगे। और देखो, न्यूजीलैंड के हार ने बदला ले लिया और ऑस्ट्रेलिया के 2003 का जो बदला वो लेने के बाद ये कप हमारा है। भारतीय क्रिकेट फैंस ने कहा कि रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो फाइनल जीतना तय है। बस रोहित शर्मा साहब जो कर रहे हैं वो करते रहे और शमी साहब जो कर रहे करते रहे, बस काम खत्म है, उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। वहीं भारतीय क्रिकेट फैंस में विराट कोहली को लेकर भी खासा उत्साह नजर आया। कौन से खिलाड़ी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो? विराट
विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। यही नहीं, विराट कोहली के फैन 2 लड़कियों के हाथों में एक नोटबुक भी नजर आई जिसमें विराट की सैकड़ों तस्वीरें और अखबारों के कटआउट्स मौजूद थे। भारत की जीत के लिए अभी से दुआओं और प्रार्थनाओं का दौर शुरू हो चुका है। धार्मिक अनुष्ठान कराने में संगठन और संस्थाएं पीछे नहीं है। यूपी से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक टीम इंडिया की जीत के लिए हवन पूजन किया गया। मुंबई में क्रिकेट फैंस ने भारत की जीत के लिए महायज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के दौरान लोग मुंबई के लक्ष्मी नारायण मंदिर पहुंचे और भारत की जीत के लिए नारे भी लगाए। चांस नहीं है ऑस्ट्रेलिया का, कोई चांस नहीं है चक्कर में, कोई चांस नहीं ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि हम लोग एक कंप्लीट पैकेज बन के जा रहे हैं। सिर्फ बैटिंग सिर्फ बॉलिंग नहीं, हमारे पास फील्डर भी ए क्लास है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले फाइनल मैच में भारत की जीत हो, इसके लिए कानपुर में भी क्रिकेट प्रेमियों ने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में हवन किया। ये जो वर्ल्ड कप हो रहा है, टीम इंडिया इसमें बहुत अच्छी तरह से जीते, ऐसी हमने ईश्वर से प्रार्थना की है, क्योंकि पूरे भारत की नजर तो है ही, पूरे विश्व की नजर अब टीम इंडिया पर है। मुंबई और कानपुर के अलावा प्रयागराज और अलीगढ़ में भी प्रशंसकों ने टीम इंडिया की जीत के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और पूजा अर्चना करते नजर आए। अब सवाल उठता है कि इस बार वर्ल्ड कप में किसका पलड़ा भारी है। पिछले वर्ल्ड कप के आंकड़ों को देखें तो कुल 13 मैचों में भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैच जीते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 8 मुकाबले जीते हैं। इस हिसाब से वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर 3 ज्यादा मैचों में जीत दर्ज की है। लेकिन जब हम भारत के अंदर वर्ल्ड कप के मुकाबलों को देखते हैं तो पता चलता है कि भारत में हुए वर्ल्ड कप में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 5 मैच हुए और इसमें से 3 मैच भारत ने जीते और ऑस्ट्रेलिया ने 2 मैच, यानी घरेलू मैदान पर भारत का पलड़ा ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा भारी नजर आता है। लेकिन टीम इंडिया के शूरवीर ऑस्ट्रेलिया से 20 साल पहले वर्ल्ड कप फाइनल मुकाबले में मिली हार का बदला लेने के लिए तैयार हैं, तो वहीं अहमदाबाद में होने वाले फाइनल मैच को यादगार बनाने की तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली गई हैं। जी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक फाइनल मैच में अब तक के सभी विश्व विजेता कप्तान मौजूद होंगे। इन वर्ल्ड कप विजेता कप्तानों की बीच मैदान में परेड करवाई जाएगी और आईसीसी सभी कप्तानों को एक खास ब्लेजर भी गिफ्ट करेगा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले फाइनल से पहले एयरफोर्स का एयर शो भी होगा। मैच से पहले टॉस के वक्त होने वाला ये एयर शो करीब 10 मिनट तक चलेगा, जिसमें एयरफोर्स के सूर्य किरण विमान हवा में करतब दिखाएंगे। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम विक्ट्री फॉर्मेशन में उड़ान भरती नजर आएगी। अहमदाबाद स्टेडियम के ऊपर सूर्य किरण टीम के 9 विमान एक साथ कलाबाजियां करते दिखेंगे। ये एयर शो फ्लाइट कमांडर और डिप्टी टीम लीडर विंग कमांडर सिद्धेश कार्तिक के नेतृत्व में होगा। भारतीय वायुसेना की एरोबैटिक टीम सूर्य किरण ने शुक्रवार और शनिवार को इस एयर शो की रिहर्सल भी की। और देखिए एक और विक्ट्री फॉर्मेशन दिखाते हुए कुछ इसी तरह का माहौल होगा जब सूर्य किरण की ये जो टीम है भारतीय वायुसेना की, ये स्टेडियम के अंदर 10 मिनट का शो दिखाएगी स्टेडियम के ऊपर, और इसी तरह से विमान आएंगे जाएंगे। सूर्य किरण टीम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर अपने एयर शो और प्रदर्शनी के लिए जानी जाती है। ये पहले भी ऐसे कई प्रदर्शन कर चुकी है, लेकिन भारतीय वायुसेना द्वारा इस तरह के मुकाबले में पहले कभी भी आसमान से सलामी नहीं दी गई है। ये पहली बार होगा, जिससे फाइनल मैच का रोमांच दोगुना हो जाएगा। वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया फाइनल मैच के रोमांच का लुत्फ उठाने के लिए जानी मानी हस्तियां और वीवीआईपी भी अहमदाबाद पहुंचेंगे, जिनमें दिग्गज क्रिकेटरों से लेकर बड़े बड़े राजनेता, कारोबारी और बॉलीवुड सितारों का नाम शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीफ गेस्ट होंगे, जबकि ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस, गृह मंत्री अमित शाह और 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों समेत 100 वीवीआईपी भी पहुंचेंगे। वहीं सेलिब्रिटीज और बॉलीवुड सितारों के अलावा दिग्गज कारोबारी भी अहमदाबाद पहुंचेंगे, जिनमें मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, लक्ष्मी मित्तल, गौतम अडानी और जिंदल ग्रुप जैसे बड़े नाम शामिल हैं। फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ गुजरात के मुताबिक दुबई, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका के फैंस भी अहमदाबाद पहुंचे हैं, जिसकी वजह से अहमदाबाद के 5 स्टार होटलों के रूम का किराया 10,000 से बढ़कर 3 लाख रुपए तक पहुंच गया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस हाई वोल्टेज मैच को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। लिहाजा क्रिकेट प्रशंसकों की सहूलियत के लिए भारतीय रेलवे और एयरलाइंस कंपनियों ने खास इंतजाम किए हैं। भारतीय रेलवे ने शनिवार को दिल्ली से अहमदाबाद के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। भारतीय रेलवे के मुताबिक मैच के बाद ये ट्रेन देर रात 2:30 पर अहमदाबाद से दिल्ली के लिए रवाना होगी, जबकि ऐसी ही 3 ट्रेनें मुंबई अहमदाबाद के बीच चलाई जा रही हैं। रेलवे के अलावा एयरलाइंस कंपनियों ने भी अहमदाबाद के लिए अतिरिक्त उड़ानों की व्यवस्था कर रखी है। आमतौर पर शनिवार को मुंबई और अहमदाबाद के बीच रोजाना 15 से 20 उड़ानें होती हैं, लेकिन मैच के चलते उड़ानों की संख्या 25 तक जा पहुंची है। जानकारी के मुताबिक शनिवार और रविवार को 100 से ज्यादा चार्टर्ड प्लेन अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते हैं। अहमदाबाद हवाई अड्डे की कैपेसिटी 30 से 40 चार्टर्ड प्लेनों की पार्किंग की है। ऐसे में कई प्लेन गांधीनगर और वडोदरा में पार्क होंगे। वहीं वीवीआईपी और सेलेब्स के चार्टर प्लेनों को सूरत, राजकोट और वडोदरा में भी पार्किंग की सुविधा दी गई है।
फाइनल से पहले मोहम्मद शमी को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गिफ्ट दिया है। अमरोहा में शमी के गांव में यूपी सरकार एक मिनी स्टेडियम बनवाने जा रही है, जिसका ऐलान अमरोहा के डीएम राजेश त्यागी ने किया। अमरोहा के डीएम ने गांव सहसपुर अलीनगर में एक मिनी स्टेडियम और एक ओपन जिम बनाने का फैसला लिया है। योगी सरकार का हम धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने स्टेडियम के लिए सहसपुर को चुना है। शामी भाई ने जो परफॉर्मेंस दी है, उन्होंने देश को आज फाइनल में पहुंचाया है। मोहम्मद शमी की मां ने भी सीएम योगी को शुक्रिया कहा है। खुशी की बात है, ये खुशी अल्लाह ताला जिता के मेरे बच्चों को घर से खुशी के साथ लाए। उन्होंने वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की जीत की दुआएं की। मोहम्मद शमी ने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के 7 खिलाड़ियों को आउट किया था। इस वर्ल्ड कप में वो अब तक 23 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए देश भर में प्रार्थनाएं की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों ने विश्व कप फाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए विशेष पूजा अर्चना की। खिलाड़ियों की फोटो लेकर भगवान की आरती की गई और दुआएं मांगी गई। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर गुड लक टीम इंडिया मैसेज के साथ 56 फीट लंबी विश्व कप ट्रॉफी की रेत की मूर्ति बनाई। वर्ल्ड कप के फाइनल मैच को लेकर फैंस में उत्साह देखने को मिला। अहमदाबाद में लोगों ने 500 फीट के तिरंगे के साथ मार्च निकाला। उत्तरकाशी में 7वें दिन भी सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने का काम तेजी से जारी रहा, लेकिन कई तरह की प्राकृतिक रुकावटों की वजह से अब इस काम के लिए दूसरी योजनाएं भी बनाई गई, जिसमें से एक है वर्टिकल ड्रिलिंग, जिसके जरिए सुरंग में फंसे मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस योजना को 2 तरफ से अंजाम दिया जाएगा, पहला सिलक्यारा से और दूसरा बडकोट की तरफ से। ज्यादा से ज्यादा जगह से उस स्पेस को कवर करना चाह रहे हैं कि वहां पहुंच सके, तो उसमें एक वर्टिकल ओपनिंग सिलक्यारा से देने का निर्णय लिया गया और एक वर्टिकल ओपनिंग जो बडकोट साइड से देने का निर्णय लिया गया। वहीं आज हुई ड्रिलिंग के दौरान वहां मलबा गिरने और सुरंग में दरार पड़ने की खबर भी सामने आई। हमको जानकारी मिली कि टनल का जो अंदर का हिस्सा है, जहां ड्रिलिंग का प्रोसेस चल रहा था, वहां से मलबा गिरा और एक क्रैक भी आने लगा, जिसके बाद काफी तेज आवाज भी आई थी हम जब यहाँ खड़े थे, और उसके बाद ये काम जो है रोका गया। इस बीच ब्रिटेन से भी इस काम में माहिर एक सुरंग के जानकार इंजीनियर को बुलाया गया, जिनकी निगरानी में काम को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फंसे हुए मजदूरों को निकालने के लिए चलाए जा रहे बचाव कार्यों की समीक्षा की, साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाने के निर्देश दिए। लेकिन समय बीतने के साथ सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजनों का हौसला भी टूटता जा रहा है। बिहार से आए ऐसे ही एक शख्स ने सरकार से काम में तेजी लाने की अपील की। उन लोग भी अंदर से दिलासा, धीरे धीरे हिम्मत कम हो रहा है। अब देखिए सरकार क्या कर रही है, ना कंपनी कुछ कर रही है, दूसरे मशीन के ऊपर भरोसा करके बैठे हुए कि कब मशीन आएगा, कब काम शुरू होगा, अब कब निकलेंगे उन लोग। वहीं सुरंग में फंसे एक और मजदूर के परिवार ने भी हर गुजरते पल के साथ चिंता जाहिर की है। अभी तो यही दे रहा है हम लोग को कि विश्वास यही दे रहा है कि अब निकल जाएगा, 2 दिन में निकल जाएगा। जब निकलेगा तभी हम लोग को अच्छा लगेगा कि अब निकल गया। हम सरकार से मेरा यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द निकाल दिया जाए। इस बीच इंदौर से भी एक मशीन को लाया गया है, जिसकी मदद से सुरंग में ड्रिलिंग के जरिए पाइपों को डालने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही सुरंग के पास एक छोटा मंदिर भी बनाया गया है, जहां मजदूरों को जल्द निकालने के लिए पूजा पाठ किया जा रहा है। हमास के खिलाफ जंग को अपने अंजाम तक पहुंचाने के लिए इजरायली सेना ने ग्राउंड और एयर अटैक पहले से भी ज्यादा तेज कर दिया। इजरायल की फौज ने नॉर्थ गाजा स्थित हमास के ठिकानों को चुन चुनकर निशाना बनाया। इजरायल डिफेंस फोर्सेस ने हमास के लड़ाकों की ट्रेनिंग और हथियार छिपाकर रखने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले अड्डे को जोरदार धमाके के साथ तबाह कर दिया। इजरायल की थल सेना ने रात के वक्त भी हमास के ठिकानों को टारगेट किया। आईडीएफ ने अपने एरो सिस्टम के जरिए इतने रॉकेट दागे कि गाजा पट्टी धुआं हो गई। इसके अलावा इजरायली फाइटर जेट्स ने गाजा पट्टी में बमबारी जारी रखी। इतनी मिसाइलें और बम बरसाए कि गाजा का आसमान आग से भर गया। जबकि इजरायली फौज ने संकेत दिए कि नॉर्थ गाजा के साथ अब वो साउथ गाजा पर भी हमले कर सकती है। אנחנו נחושים להמשיך ולהתקדם. הדבר הזה יקרה בכל מקום שבו נמצא חמאס, והוא נמצא גם בדרום הרצועה. הוא יקרה בזמן, במקום ובתנאים שהכי טובים לצה"ל. वैसे गुरुवार को साउथ गाजा के खान यूनिस में इजरायली सेना ने पर्चे गिराकर लोगों को शहर खाली करने के लिए पहले ही कह दिया है। इजरायल हमास जंग के बीच गाजा के अल-शिफा अस्पताल में 4 नवजातों के साथ करीब 40 मरीजों की मौत की खबर आई। गाजा की हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि वो अस्पताल के आईसीयू में मौजूद सभी मरीजों को खो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद इजरायली सेना ने अल-शिफा अस्पताल का घेराव खत्म नहीं किया, क्योंकि अल-शिफा अस्पताल के अंदर और आसपास टनल नेटवर्क के कुछ खास हिस्से मिले, जिनमें कुछ शाफ्ट लगे थे और सीढ़ियां भी थी।
इनके जरिए ही सुरंगों के अंदर पहुंचा जाता था। אנחנו ממשיכים להעמיק את הפעילות המבצעית בבית החולים שיפה, לאתר תשתיות תת קרקע, איתרנו היום עוד תשתיות תת קרקע, ולאסוף כל פיסת מידע על החטופות והחטופים. כוחותינו פועלים כעת במרחב, חוקרים ובודקים. Z News.